नमस्कार। एक जुमला और गिरा। एक जुमला जो था ही जुमला, एक बार फिर उसकी भी हैसियत ख़त्म हो गई। जैसे जितने ही जुमले थे, 15 लाख, स्किल इंडिया, सेटअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह वगैरह, 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटीज़, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, हाँ, पेट्रोल की कीमत को लेकर जितने भी थे अच्छे दिन, एक और गिर गया है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधान सेवक बड़े ज़ोर शोर से ढिंडोरा पीटते आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। अब वो भी ख़त्म हो गया है, अब हम आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं। 16 साल में पहली बार हमारी पॉलिसी में शिफ्ट आया है एक ऐसा कि अब हम बास्केट केस बन गए हैं। बास्केट केस उसको कहते हैं कि जो अपनी टोकरी लेकर बैठ जाए बाज़ार में आकर, मार्केट में आकर, फुटपाथ पे आकर और लोगों से कहे भाई मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे कुछ दो। हमारी ज़ुबान में कहा जाएगा झोली फैला दी है हमने। पॉलिसी शिफ्ट हो गया है कि अब हम विदेशों से मदद मंजूर करेंगे, दान भी मंजूर करेंगे, कुछ खरीदेंगे भी। ये 16 साल में पहली बार पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। ये कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। 16 साल पहले तक हम बाहरी देशों से मदद लिया करते थे, जैसा कि दुनिया का चलन है। पड़ोसी अगर मुसीबत में हो तो पड़ोसी मदद करता है। 16 साल पहले तक हम करते थे। अगर ज़रूरत हो मदद की तो मदद लेते थे हम। उत्तरकाशी में आया बहुत भारी भूकंप आया था 1991 में। उसके बाद लातूर में बहुत बड़ा ज़लज़ला, वही भूकंप भूचाल 1993 में आया। फिर गुजरात में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, भूकंप आया 2001 में। ये तो हाल ही की बात है, आपको याद होगा, जब केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ से ही शुरुआत हुई थी मौजूदा प्रधान सेवक के चीफ मिनिस्टर बनने की और यहाँ तक पहुँचने की। तो गुजरात अर्थक्वेक 2001, बंगाल में जो तूफ़ान आया था महातूफ़ान 2002 और बिहार में जो बाढ़ आई थी जुलाई 2004, हमने सब में मदद मंजूर की थी क्योंकि हमें चाहिए थी। उसके बाद दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई, ये तथ्य जो हैं ये शुभजीत रॉय के हैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से। जब दिसंबर में सुनामी आई 2004 में, तब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तब उन्होंने कहा था वी फील वी कैन कोप अप विद द सिचुएशन ऑन आवर ओन एंड वी विल टेक द हेल्प इफ़ नीडेड। हमें महसूस होता है कि हम इस हालत में हैं कि हम अपनी मदद खुद कर पाएँ, आत्मनिर्भर हो पाएँ। दूसरे शब्दों में हमें महसूस होता है कि हम अपनी मदद खुद कर पाएँ और हम औरों की मदद लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। आत्मनिर्भरता वहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, जब 2004 से 16 साल पहले। इसको वाटरशेड मोमेंट भी कहा गया, एक ऐतिहासिक क्षण भी कहा गया हमारी जो इम्पोर्ट आयात पॉलिसी है उसको लेकर। फ़िलहाल ये ख़त्म हो चुका है। मैं आपको उसके बाद भारत ने मदद मंजूर नहीं करी है बाहर के देशों की 16 सालों में। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई 2013 में, तब मदद नहीं ली, हमने खुद निपटा। कश्मीर में ज़लज़ला आया, भूकंप आया 2005 में, हमने खुद अपने आप निपटा। और कश्मीर में जब बाढ़ आई 2014 में, उसको भी हमने खुद अपने आप निपटा। आपको याद होगा कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। उसके बाद अब 20 देशों ने हमें मदद की पेशकश की और हमने मंजूर कर ली है। ये 20 देश कौन कौन हैं? अच्छा, ये जो देश हैं इनमें बहुत बड़ी बड़ी ताकतें भी हैं। इनमें भूटान जैसा देश भी है, ठीक है। ये देश हैं यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, पोर्चुगल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, थाईलैंड, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, इटली और यूएई। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आती है। ये लोग हर तरह से हमारी मदद कर रहे हैं। हमने भी अपनी झोली खोल दी है। आत्मनिर्भरता ख़त्म हो चुकी है, इसे मान लिया जाए। बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है हमारे जो आयात की नीति है, इंपोर्ट की नीति है, पॉलिसी है, उसमें। चीन, अब चीन पर आइए, जिसने गलवान में हमें आईना दिखा दिया है। चीन के एम्बेसडर ने ये कंफर्म किया है कि 25,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भारत को दिए जाएंगे।
ये चाइनीज़, इनका कहना है चाइनीज़ मेडिकल सप्लायर्स, चाइनीज़ मेडिकल सप्लायर्स आर वर्किंग ओवर टाइम ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया। ये हम ख़रीद रहे हैं, 25,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीद रहे हैं जो यहाँ भी बन सकते थे, इकट्ठे किए जा सकते थे पिछले 1 साल में। एटलीस्ट 25,000 ऑर्डर्स फॉर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इन रिसेंट डेज, ठीक है, हाल ही में आए हैं। कार्गो प्लेन्स आर अंडर प्लान फॉर मेडिकल सप्लाईज। जो सामान ले जाने वाले हवाई जहाज़ होते हैं वो उनकी तैयारी चल रही है मेडिकल सप्लाईज ले जाने की, और चाइनीज़ कस्टम्स जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे, साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे। ये चीन के एम्बेसडर का कहना है। पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र आई है कि हम आपको ऑक्सीजन वैन्स भेज सकते हैं, लेकिन अभी भी नाकुची करके चलना है, कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। जबकि जब भुज में गुजरात में भूकंप आया था, ज़लज़ला आया था, पाकिस्तान से हमने मदद मंजूर की थी। राजकोट का हवाई अड्डा था मेरा ख्याल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनके ये हरक्यूलिस कार्गो प्लेन्स जो हैं वो उतरा था एक, और मदद का सामान लेकर आया था। कहने का मतलब ये है कि अब हम, प्रधान सेवक ने हमें इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब हम एक बास्केट केस हैं, झोली फैलाकर बाहर आ चुके हैं और मदद भी ले रहे हैं, दान भी ले रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। पहले हम, मेरे ख्याल परसों तक या 3-4 दिन पहले तक हम आत्मनिर्भर थे, अब हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही, तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है, और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। अकबर के नवरत्न थे, और वो ऐसे ऐसे नवरत्न थे जिनके काम आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे राजा टोडरमल, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उनके डिज़ाइन किए हुए थे, जो अंग्रेज़ों ने भी इस्तेमाल किए, हम भी आज तक इस्तेमाल करते हैं। हम अकबर तो नहीं कहेंगे, हम प्रधान सेवक ही कहेंगे, क्योंकि आज कोई बादशाहत का ज़माना नहीं है, कोई शहनशाह नहीं है, जनता का सेवक है, और हम प्रधान सेवक कहेंगे। प्रधान सेवक के 11 रत्न हैं। अकबर के 9 रत्न थे, ये 11 रत्न हैं। अब 11 को संस्कृत में क्या बोलते मैं नहीं जानता, अगर संस्कृत में बोलता तो ज़रा ज़्यादा अच्छा सुनाई देता कुछ भक्तों को। बहरहाल, तो हमारे प्रधान सेवक के 11 रत्न हैं: राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन,
एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र तोमर। इसमें अमित शाह को निकाल दें तो 10 नवरत्न बच जाते हैं। अमित शाह को क्यों निकाल दें? क्योंकि अमित शाह और प्रधान सेवक दोनों देश चला रहे हैं, दोनों ही सिस्टम हैं। बाकी के जो 10 हैं ये खामोश क्यों हैं? जब से कोविड-2 का ये दूसरा एक झटका आया है कोविड-2, ये बिल्कुल इनकी ज़ुबानों पर ताले लगे हुए हैं। यूं नथुने फुलाकर कभी निर्मला सीतारमण, कभी रविशंकर प्रसाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चे जो कब रिपोर्टर होते हैं उनको डांट भी देते हैं, वैसे नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी, प्रधान सेवक समेत। ये कहाँ हैं? खामोश क्यों हैं? इतने सारे 10 रत्न काबिल आदमी हैं। राजनाथ सिंह इतने काबिल हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निर्मला सीतारमण तो जेएनयू की पड़ी हुई हैं। नितिन गडकरी काबिल मंत्री माने जाते रहे हैं। पीयूष गोयल हर मर्ज की दवा हैं। रविशंकर प्रसाद वकील हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर हैं। एस जयशंकर ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ये भी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान काफ़ी मुखर रहे हैं, बोलते रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र तोमर, ये सब खामोश क्यों हैं? इनकी आवाज़ें क्यों नहीं आ रही? क्या इनमें से किसी एक की हिम्मत है कि प्रधान सेवक से या गृह मंत्री से पलट कर सवाल पूछ जाए, आपसी मीटिंग्स में भी अपना विरोध जाहिर करे? एक की भी हिम्मत है? ये है हमारी आज के हालात। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है जनाब निदा फाजली की। ये कविता हमने 14 दिसंबर पिछले साल पढ़ी थी, तब उसके मानी कुछ और थे, आज इसके मानी कुछ और हैं। आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है, रेलेवेंट है जितनी तब थी, आज बल्कि ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है। क्यों? जिस तरह से मौत की खबरें आ रही हैं, जैसे कि दहलीज पर तो थी, अब लोगों के घरों में भी आ रही है। कोविड का सुनते आए थे, लेकिन अब कोविड से आमना सामना हो रहा है। तो ज़िंदगी को लेकर निदा फाजली क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में है। ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज़ में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है। ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज़ में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है। ये ज़िंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। लोग आते हैं जाते हैं, ज़िंदगी का सिलसिला कायम रहता है। जहाँ इतने लोग रोज़ मर रहे हैं, लोग पैदा भी हो रहे हैं, नई ज़िंदगियाँ आ भी रही हैं। ये ज़िंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा मेरा ख्याल तो चिंगारी को कहते हैं। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा, इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है नज़ारा। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा, इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। कबीरदास कह गए हैं, सांस नगाड़ा कूच का, डिपार्चर का, जाने का। सांस नगाड़ा कूच का, बाजत है दिन रैन। लिमिटेड है, सीमित है। तो जो सांस है ये एक नगाड़े की तरह है, जाने के, वापस जाने के नगाड़े की तरह है, जो दिन रात बज रही है। बहरहाल, बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा, इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, मतलब दुनिया की वाहवाही लूटो, विश्व गुरु बनो या घर बसाओ। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, कलम उठाओ या सर झुकाओ। कलम उठाओ की जगह आवाज़ उठाओ भी कह सकते हैं हम। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, कलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा।
तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा। इतना मानकर चलिए कि जब तक हैं सिर्फ तब तक हैं, जाते ही चंद घंटों में आपका नामो निशान तक मिट जाएगा। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।